टुडे इन द कंटिन्यूशन ऑफ बुक रीडिंग जो आज हम डिस्कस करेंगे वो काफ़ी फैक्ट से ही रिलेटेड है। इस बुक से मैंने जो लिया है वो काफ़ी फैक्ट है, तो फैक्ट को मैं इंटरेस्टिंग बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कैसे आप लोग इसको मेमोराइज कर सको। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला फैक्ट जो है वो है रिलेटेड टू नाबार्ड से। तो यहाँ पूछा है, इट वाज सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ किसके, तो शिव रमन जो कमेटी थी उसके रिकमेंडेशन पे नाबार्ड को इस्टेब्लिश किया गया। तो इसका क्या जरा थोड़ा सा हम देख लें कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसको बोलते हैं, एंड इज एन अपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। एक अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एंड द बैंक हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड विद द मैटर कंसर्निंग पॉलिसी प्लानिंग एंड ऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन रूरल एरिया। एग्रीकल्चर में और जो रूरल एरिया में एक्टिविटी होती है उससे रिलेटेड क्या करता है, उस फील्ड में क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और इसमें क्या ये एक तरह से अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और इसको देखोगे कि ये जो इस्टेब्लिश हुआ 12 जुलाई सन 1982 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। उसके बाद जो दूसरा फैक्ट है वो है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म इज क्या है आपका, एज़ोटोबैक्टर। इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम देखें तो एज़ोटोबैक्टर इज ए जीनस ऑफ फ्री लिविंग डाइजेट्रोपिक बैक्टीरिया है whose resting stage is cyst and is primarily found in neutral to alkaline soil में ये पाया जाता है। और इन एडिक्वेट इन्वायरमेंट याद रखिएगा ये क्या है, फ्री लिविंग है, सिम्बियोटिक नहीं है। फ्री लिविंग मीन्स ऐसा नहीं है कि किसी होस्ट को इसको रिक्वायर्ड है फॉर द नरिशमेंट, ऐसा नहीं है, ये फ्री लिविंग है। सिम्बियोट और फ्री लिविंग में डिफरेंस ये है कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन में दोनों क्या होते हैं, होस्ट और जो बैक्टीरिया है दोनों को एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट होता है, लेकिन इसमें इसको प्लांट से कोई बेनिफिट लेने की जरूरत नहीं है, ये फ्री लिविंग है। बट यहाँ पर दिया है इट हैज़ सेवरल मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी इंक्लूडिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय कन्वर्जन टू अमोनिया। तो ये एक इसकी मेटाबॉलिक जो कैपेबिलिटी है कि ये एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको ये कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में, और जो कि वो प्लांट के द्वारा बेनिफिशियल एज ए न्यूट्रिएंट की तरह ले लेता है। और फ्री लिविंग क्या है, मैंने बोला था नॉन सिम्बियोट बैक्टीरिया। और इसमें कौन कौन से हैं, इंक्लूडिंग साइनोबैक्टीरिया मतलब आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है, एनाबीना है, नॉस्टॉक है, एंड जेनरा सच एज एजेटोबैक्टर, बेजेरिंकिया एंड क्लोस्ट्रीडियम। ये सब जो आपके आते हैं ये किस में आते हैं, फ्री लिविंग मीन्स नॉन सिम्बियोटिक। उसके बाद तीसरा फैक्ट है फ्रूट ऑफ मस्टर्ड इज नोन एज सिल्कुआ। तो जो फ्रूट्स जो मस्टर्ड में लगती है उसको हम सिल्कुआ बोलते हैं, और इसको आप देखोगे तो कुछ इस तरह का होता है, ये आपका सिल्कुआ है, फ्रूट्स जो मस्टर्ड में होती है। और उसके बाद जो फोर्थ फैक्ट है सप्लीमेंटल इरिगेशन इज नोन एज, उसको लाइफ सेविंग इरिगेशन बोलते हैं। लाइफ सेविंग इरिगेशन होता क्या है, आप कभी कभी देखते होंगे कि आपके पास इरिगेशन की रिसोर्सेस कम हैं, तो उस टाइम पे आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस स्टेज पर अगर हम इरिगेशन को सप्लाई करें जिससे कि हमारी क्रॉप जो है डाई ना हो, एटलीस्ट उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो और सर्वाइव कर जाए। उस स्टेज पर जो हम इरिगेशन को प्रोवाइड करते हैं उसे लाइफ सेविंग इरिगेशन बोलते हैं। और ऐसी कंडीशन में बोल करते हैं लाइफ सेविंग इरिगेशन जब हमारे पास वाटर की स्कैर्सिटी होती है। ठीक है, तो एक तरह से ये कंटिजेंट प्लान में आता है कि आपके पास कभी अचानक क्या है वाटर रिसोर्सेज नहीं है, तो उस टाइम पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि विच वन इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज एट विच आपको अगर इरिगेशन सप्लाई करो तो आपका टोटली क्रॉप फेल ना हो, तो उसको बोलते हैं लाइफ सेविंग इरिगेशन। उसके बाद कह रहा है मेजर एग्रीकल्चर इंपोर्ट कमोडिटी इन इंडिया, उसको क्या है आपका बता दूं, सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट होता है वो है आपका एडिबल ऑयल। 65% के करीबन जो है एग्रीकल्चर कमोडिटी में जो एडिबल ऑयल की हम इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो फैक्ट है वो है बायोक्लाइमेटिक लॉ वाज प्रपोज्ड बाय, तो जो साइंटिस्ट हॉपकिंस ने बायोक्लाइमेटिक लॉ प्रपोज किया। और होता क्या है, बायोक्लाइमेटिक लॉ कहता क्या है, ये स्टेटमेंट इन इकोलॉजी जैसे फिनोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं, जैसे वेजिटेटिव है, लीफ, फिर रिप्रोडक्टिव स्टेज है, टिलरिंग स्टेज, ये जो फिर फ्लावरिंग स्टेज है,
ये जो आपके प्लांट्स के फिनोलॉजिकल जो इवेंट्स हैं इन टेम्परेट नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका जो है टेम्परेट की बात कर रहा है, आर जनरली अल्टर्ड about 4 days for each changes of 5 degree latitude in northward, 5 degree longitude in eastward और 400 feet of altitude upward। अगर नॉर्थवर्ड 4 डिग्री आप चले जाते हो, ईस्टवर्ड आप मूव कर जाते हो 5 डिग्री आप लॉन्गिट्यूड, और या आप 400 फीट एल्टीट्यूड में वेरिएशन लाते हो इस जोन में, तो आप क्या है कि जो 4 डेज का जो ये स्टेजेस हैं फिनोलॉजिकल जो इवेंट्स हैं, जैसे आपकी फ्लावरिंग है, लीफ फॉल है, और तो ऐसे इवेंट्स को आप 4 डेज तक चेंज कर सकते हो। और उस इवेंट्स उस जो लॉ को क्या बोलते हैं, उसको बायोक्लाइमेटिक लॉ बोलते हैं। और ये किसने प्रपोज किया था? हॉपकिंस ने। उसके बाद बात कर रहा है लंसरी इज ए वैरायटी ऑफ, तो ये सुपर राइस वैरायटी है। और ये जो वैरायटी है साइंटिस्ट जो कटक बेस्ड सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी बोला जाता है NRI, उसने एक डेवलप किया हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ राइस, उसको बोलते थे लंसरी। एंड इसका स्पेशल कैरेक्टर ये था कि इसमें मिनिमल यूज ऑफ फर्टिलाइजर पे ये अच्छी खासी यील्ड देती थी। हैज़ ए हाई रेजिस्टेंट टू सैलिनिटी एंड इसके ग्रेन थे वो लॉन्ग। तो फर्टिलाइजर क्या है, मिनिमल यूज होगा और हाई रेजिस्टेंस टू सैलिनिटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और इसके जो ग्रेन है वो लॉन्ग है। इस वैरायटी को जो बोलते हैं सुपर राइस बोलते हैं, और डेवलप हुआ कहाँ पे आपको? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में। उसके बाद प्लांट विथ सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट आर नोन एज, उसको बोलते हैं मोनोशियस। मीन्स फीमेल एंड मेल पार्ट जो है प्लांट्स के वो सेम प्लांट पे एट ए डिफरेंट प्लेस हैं, तो उसको बोलते हैं मोनोशियस। और उसका बेस्ट एग्जांपल आपको दिखा दें, ये देख रहे हो आपका जो मेज है बेस्ट एग्जांपल है, ये है टैसल और ये है आपका सिल्क। बोथ पार्ट आर फाउंड ऑन द सेम प्लांट बट एट ए डिफरेंट प्लेसेस, एक अपेक्स पे है और एक आप देख रहे हैं मिड में है, तो इसको बोलते हैं मोनोशियस। बेस्ट एग्जांपल ऑफ द मोनोशियस एंड दैट इज द मेज। उसके बाद हम बात करेंगे ड्रॉप्सी डिजीज इन ह्यूमन बीइंग काज्ड बाय एजिमोन मैक्सिकाना द वीड, उसको बोलते हैं सत्यानाशी। आप देखोगे ये सत्यानाशी एक वीड है जो कि मिमिक करता है जस्ट सिमिलर टू द जो हमारी मस्टर्ड होती है उसी की तरह ये मिमिक करता है। तो ऑयल में जब मिक्स होता है तो ये क्या है, एक अगर उस वैसे ऑयल को खाते हो जिसमें सत्यानाशी मिक्स्ड है, तो आपको एक डिजीज़ होगी जिसको बोलते हैं ड्रॉप्सी डिजीज। तो आप देख सकते हो ये नॉर्मल लेग है और ये स्वेलन लेग है। तो इसमें क्या होता है, ड्रॉप्सी इज ए ओल्ड वर्ड ऑफ द एडेमा विच इज ए कंडीशन वेयर देयर इज एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन बॉडी लीडिंग टू स्वेलिंग। यहाँ पर आपके बॉडी पैरों में देख रहे होगे फ्लूइड्स जो है वो फिल होने लगते हैं, जिसकी वजह से स्वेलिंग होने लगती है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्रॉप्सी डिजीज। और ये होता कैसे है, जब आप कोई भी और मीन्स मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हो और उस टाइम पर अगर आप में सत्यानाशी उस ऑयल में मिक्स है तो ये कंडीशन मिलती है, तो इसको बोलते हैं ड्रॉप्सी डिजीज। उसके बाद द क्रॉप सुटेबल फॉर हैविंग pH 4 to 6 के रेंज में pH है अगर, तो कौन कौन से क्रॉप यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको बता दूं राइस है, टी है और पोटैटो, ये जो है इस pH रेंज में आप ग्रो कर सकते हो। उसके बाद रेड हेमोग्लोबिन इन रूट नोड्यूल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का रेगुलेशन में जो रेड हेमोग्लोबिन पाया जाता है रूट्स नोड्यूल्स में, स्पेशली जो लेग्यूमिनस होते हैं, तो ये आप देख सकते हो ये राइजोबिया है इन नोड्यूल्स। तो आप देख सकते हो कि ये क्या है, जो पिंकिश कलर है ये ही क्या है आपका रेड हेमोग्लोबिन है, और ये क्या करता है, ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करता है इन द नोड्यूल, ठीक है। एंड दिस जो क्या है, ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है एज ए सिमिलर फंक्शन दैट ऑफ द हेमोग्लोबिन बाइंडिंग टू द ऑक्सीजन। जो हमारे बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन का जो काम करता है सेम फंक्शन ये भी करता है, क्योंकि आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, ठीक है। प्रोवाइड सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर द बैक्टीरियोइड्स बट प्रिवेंट द एक्युमुलेशन ऑफ फ्री ऑक्सीजन।
ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है अकुमुलेशन ऑफ फ्री ऑक्सीजन दैट वुड डिस्ट्रॉय द एक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजिनेज। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है उसकी जो एक्टिविटी को स्टॉप ना हो जाए, बिकॉज ऑफ अगर ज़्यादा रेगुलेट नहीं रहे, अबेंडेंट फ्री ऑक्सीजन अगर रहेगा तो ये जो आपकी नाइट्रोजनस की एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है ये आपका रेड लेग हेमोग्लोबिन। एंड लेग हेमोग्लोबिन फॉर्म कैसे होता है, थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ प्लांट एंड द राइजोबिया, दोनों के इंटरेक्शन से ये फॉर्म होता है। उसके बाद जो फैक्ट्स की बात कर रहा है, ब्यूफोर्ट स्केल की बात करता है। तो ब्यूफोर्ट स्केल क्यों यूज करते हैं, फॉर द डिटरमाइनिंग द विंड फोर्स और स्पीड। आपको अगर दिखाएं यहाँ पर देख सकते हो कि ब्यूफोर्ट्स के स्केल हैं 0 टू लेके 12 दिया हुआ है। तो किस स्केल पर विंड की स्पीड कितनी होगी और उसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, तो देख सकते हो अगर 0 है तो इसको कॉम बोलते हैं, 1 है तो लाइट एयर बोलते हैं, 2 है तो लाइट ब्रीज बोलते हैं, 3 है तो जेंटल ब्रीज बोलते हैं, अगर 12 है तो उसको हरिकेन बोलते हैं। तो आप इसको इवन नोट डाउन भी कर सकते हो। तो ये है कि ये जो स्केल यूज करते हैं ब्यूफोर्ट स्केल जो है इसको टू डिटरमाइन द विंड फोर्स एंड विंड स्पीड। उसके बाद जो फैक्ट है, 1 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, तो यहाँ पर दिया है आपका 1013.2 मिलीबार, ये है। तो ये एक तरह से यूनिट है जो कि एक्सप्रेस करता है कि 1 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर होगा। तो आपको दिखा दें, यहाँ पर देख रहे हो कि प्रेशर को कैसे कैसे यूनिट में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। 1 पास्कल में, किलो पास्कल में, एम जी, एम जी, एच जी में, टॉर है, बार है, एम बार है, एसआई है, पीएसआई है। तो ये सब डिफरेंट देख सकते हो कि आपके एक्सप्रेशन के यूनिट हैं। और ऐसे पे 1 एटम एटमॉस्फेरिक जो स्टैंडर्ड जो है उस पे ये डिफरेंट जो यूनिट्स हैं उनके वैल्यू ये होंगे। तो फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस आप यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हो कि एक स्टैंडर्ड जो आपका एटमॉस्फेयर है कितने इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो दिया था वो मिलीबार में दिया हुआ था, लेकिन अगर आपको वही वैल्यू एक पीएसआई में पूछनी हो तो 14.7 पीएसआई इक्वल टू 1013.25 मिलीबार। अब उसके बाद डाई बैक ऑफ सूट अकर ड्यू टू डिफिशियंसी आप, तो यहाँ पर दिया है आपका कॉपर। तो इसके सिम्टम कैसे दिखेंगे, आप देख रहे हो कि ये डाई बैक हो रहा है सूट का, और एक पर्टिकुलर सिम्टम है किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द कॉपर डिफिशियंसी। इसको डाई बैक बोलते हैं, डाई बैक ऑफ सूट बोलते हैं। उसके बाद द अकरेंस ऑफ ग्रे स्पॉट ऑन लीफ इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ मैंगनीज। तो जो ग्रे स्पॉट ऑन लीफ होता है वो बिकॉज ऑफ द मैंगनीज डिफिशियंसी। उसके बाद है द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ शुगर कैन, क्या है आपका, रेड रॉट शुगर कैन। रेड रॉट है क्या, आपको आप देख सकते हो इसके सिम्टम्स, रेड कलर्स मिडरिप्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो है क्या, पहली बात तो ये कि जो फंगस कोलिटोट्राइकम फैल्केटम जो है वो काज करता है क्या, रेड रॉट। एंड रेड रॉट क्या है, एक सीरियस डिजीज है आप शुगर कैन के। एंड द श्योरेस्ट सिम्टम ऑफ द डिजीज द रेडनिंग ऑफ द इंटरनोडल टिश्यू। आप देख सकते हो इंटरनोडल टिश्यू जो है रेड होने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड दिस रेड कलर इज काज बाई ए डाई विच इज सेक्रेटेड बाई द होस्ट एंड इज एंटागोनिस्टिक टू द रेड रॉट फंगस। क्या होता है, रेड कलर जो डेवलप होता है ये जो होस्ट है शुगर केन खुद प्रोड्यूस करता है एज ए एंटागोनिस्टिक टू द फंगस। तो इसकी वजह से क्या होता है, रेड हो जाता है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज है शुगर केन का, और इससे क्वालिटी है काफ़ी डिस्ट्रॉय हो जाती है, और जो फंगस है वो कोलिटोट्राइकम फैल्केट। उसके बाद कह रहा है पोटैटो आर बोर्न ऑन स्टोलन। तो जो पोटैटो बॉर्न होता है वो कहाँ, स्टोलन पे। आपको दिखा दें, आप देख सकते हो कि डायनेमिक ऑफ स्टोलन टू द ट्यूबर ट्रांजिशन इन पोटैटो। आप देख रहे हो कि स्टेज 1 स्टेज 2 में कैसे स्टोलन पे ये फॉर्म हो रहा है। तो ये इसको स्टोलन है और ये ट्यूबर्स फॉर्म हुआ। और पोटैटो ट्यूबर्स आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, स्टेम। जो ट्यूबर से फॉर्म होता है उसको मॉडिफाइड फॉर्म क्या है, स्टेम का एक तरह से मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, तो दिस इज द
पिक्चोरियल फॉर्म यू कैन सी कैसे आपका ये जो पोटैटो फार्म होता है ऑन स्टोलन। तो याद रखिएगा स्टोलन पे ये फार्म होता है, पोटैटो बॉर्न होता है, और ये एक तरह से क्या है, ट्यूबर है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम, स्टेम का मॉडिफाइड फॉर्म है। उसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर्ड बाई, तो जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बोलते हैं साइक्रोमीटर। और होता क्या है साइक्रोमीटर, आप देख सकते हो साइक्रोमीटर यूज किया जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए इन द एटमॉस्फेयर थ्रू द यूज ऑफ टू थर्मोमीटर। इसमें दो थर्मोमीटर होंगे, एक ड्राई बल्ब थर्मोमीटर होता है, इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर बाई बीइंग एक्सपोज टू द एयर। ये जो टेम्परेचर एयर का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ड्राई बल्ब जो थर्मोमीटर यूज करते हैं। एक होता है वेट बल्ब थर्मोमीटर, और इसको क्यों यूज करते हैं, टेम्परेचर बाई हैविंग द वेट बल्ब डिप्ड इन अ लिक्विड। यहाँ पर देख सकते हो कि ये क्लोथ स्टॉक इसको वेट करते रहते हैं, पानी से वेट रहता है, तो इसकी टेम्परेचर को ये मेजर करता है। इसको वेट बल्ब थर्मोमीटर बोलते हैं, एक ड्राई बल्ब थर्मोमीटर बोलते हैं। तो ये क्या है, एयर के टेम्परेचर को मेजर करता है, और एक क्लोथ जो है जो आपका वेट बल्ब है उसके टेम्परेचर को मेजर करता है। तो इसके वजह से हम क्या है, विद द हेल्प ऑफ दिस साइक्रोमीटर हम क्या करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मेजरमेंट कर लेते हैं, कितने हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। सोइंग ऑफ शुगर केन इन द ट्रेंच मेथड इज हेल्पफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ लॉजिंग। क्या होता है कि आप देखोगे कभी कभी लॉजिंग की प्रॉब्लम आती है किसमें, शुगर केन में, तो उसको उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हो आप, ट्रेंच मेथड से। अगर आप है क्या, आप देख सकते हो कि एक तरह से प्लांटिंग मेथड है जो ट्रेंच मेथड, उसमें करते क्या है, जहाँ पर मैकेनिकल हार्वेस्टिंग करनी हो वहाँ पर बेस्ट सुटेबल है, और द ट्रेंच मेथड मेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 to 90 सेंटीमीटर पर करते हैं, और 20 to 25 सेंटीमीटर डेप्थ पर जो है सेट्स को रखते हैं। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर प्लेस करते हैं इन द फरो यूजिंग फर्टिलाइजर अटैचमेंट विद द शुगर केन रीजर। जो ये मशीन है उसके साथ हम फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को यहाँ पर डाल देते हैं। और 2 रो, याद रखिएगा 2 रो का यहाँ पर 2 रो डबल सेट आर प्लेस्ड इन टू in every trench and covered with the loose soil 2 to 3 inches depth। 2 to 3 inches depth पे इसको हम कवर कर देते हैं, एंड वाटर इज लेट इनटू द ट्रेंच। उसके बाद ये जो है वाटर को इस ट्रेंच में हम अप्लाई कर देंगे। तो इसके वजह से क्या होती है, जो ये लॉजिंग की प्रॉब्लम है वो क्या होती है, प्रिवेंट हो जाती है, और स्पेशली उस एरिया में सूटेड है जहाँ पर हार्वेस्टिंग क्या है, मैकेनिकल है। और याद रखिएगा 2 रो इसमें जो है हम प्लांटिंग करते हैं 2 सेट का, 2 आई बर्ड जिसमें हो 2 सेट, और इन टू इन एवरी ट्रेंच, और उसके बाद से 2 से 3 इंच हम मिट्टी ऊपर कवर कर देते हैं। तो ये है दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रेंच मेथड ऑफ द शुगर केन प्लांटिंग। फॉर द सीड पर्पज कैरेट इज ग्रोन एज, तो बता दूं आपसे ये वाइनियल यूज करते हैं। कैरेट जब अगर सीड पर्पज से आप यूज कर रहे हो तो वाइनियल होता है, क्योंकि द फर्स्ट ईयर जो में क्या होता है, कैरेट अपना वेजिटेटिव स्टेज में रहता है, और सेकेंड ईयर में फ्लावरिंग होती है और सीड का सेट होता है। तो आप देख सकते हो कि है क्या, ये एक तरह से ये सीड प्रोडक्शन है कैरेट का, देख सकते हो पिक्चोरियल व्यू है। कैरेट हाउवर क्या है, एक्चुअली ये वाइनियल प्लांट ही है। इफ यू लीव द रूट इन द ग्राउंड द टॉप विल फ्लावर देन फ्लावरिंग ईयर्स एंड प्रोड्यूस द कैरेट सीड फॉर यू। मीन्स अगर आप ट्यूबर को जो रूट्स है उसका कैरेट का, उसको अगर आप ज़मीन में छोड़ देते हो तो नेक्स्ट ईयर में क्या होगी, उसमें फ्लावरिंग होगी, और आपको सेकेंड ईयर में आपको उसमें सीड फॉर्म होगा। और वाइनियल प्लांट्स होते क्या हैं, प्लांट्स क्या होता है, इट टेक्स 2 years टू कंप्लीट द इट्स बायोलॉजिकल साइकिल। बायोलॉजिकल साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 ईयर की आवश्यकता होती है। फर्स्ट ईयर में क्या करेगा, प्लांट ग्रो करेगा लीफ, स्टेम और रूट, जो कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको, और उसके बाद ये क्या करता है, इंटर करता है डार्मेंसी में, हाँ, फॉर द कूलर मंथ में, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर में फ्लावरिंग होगी, और फिर उसमें सीड सेट होगा। मीन्स 2 years दे नीड, इन द फर्स्ट ईयर दे विल कंप्लीट द वेजिटेटिव, इन सेकेंड ईयर दे विल कंप्लीट द रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो ये है वाइनियल प्लांट्स, उसमें जो कैरेट है आपका बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद बोरॉन इज हार्मफुल टू प्लांट व्हेन द कंसंट्रेशन इज मोर देन 3 ppm। जब 3 ppm से ज़्यादा हो जाता है बोरान का, तो याद रखिएगा कि वो हार्मफुल है प्लांट के। इरिगेशन के वाटर में अगर इससे ज़्यादा ppm अगर कंसंट्रेशन है बोरान का, तो दैट इज द हार्मफुल। विच क्रॉप हैज़ द मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अमंग द सीरियल्स, तो यहाँ पर दिया हुआ है मेज, याद रखिएगा वो किसकी है, वो है मेज की।
उसके बाद कायोलिन इज ए टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट, तो बता दूं आपसे रिफ्लेक्टिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट है। एंटी ट्रांसपेरेंट होते क्या है, जो कि ट्रांसपायरेशन प्रोसेस है उसको ब्लॉक कर दे। आपका जो ट्रांसपायरेशन लीफ से होता है वाटर का लॉस, उसको ब्लॉक कर दे, उसको बोलते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट। और ये क्या करता है, रिफ्लेक्टिंग टाइप होता है। अगर आप देखोगे कायोलिन होता क्या है, एक वाइट टाइप का पाउडर होता है, तो जिससे जब इसको हम स्प्रे कर देते हैं लीफ पे तो वाइट हो जाता है। तो जिसका इसकी एल्विडो जो है वो इंक्रीज हो जाती है, मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ज़्यादा हो जाए, लाइट एब्जॉर्ब ना होकर रिफ्लेक्ट होने स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि ट्रांसपायरेशन कम होगा। तो याद रखिएगा ये रिफ्लेक्टेंट टाइप का एंटी ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद दिया है साइकोसिल, तो ये है ग्रोथ रिटार्डेंट होता है, एक हार्मोन है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं इसी बुक से, तो आप देख सकते हैं, पिछले वीडियो में ये अवेलेबल है। और फैमिली ऑफ सिस्टम की बात कर रहा है, पिरेलिएसी होता है, फैमिली ऑफ जूट है, टीलिएसी है। तो ये एक तरह से फैक्ट है, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, इसके बारे में कुछ ज़्यादा हम नहीं बताएंगे। और उसके बाद है एग्जॉस्टिव फैमिली ऑफ क्रॉपीज, तो याद रखिएगा ग्रैमिनी है। ग्रैमिनी को ग्रास फैमिली भी बोलते हैं। और जो ग्रास ये फैमिली होती है काफ़ी एग्जॉस्टिव होती है, न्यूट्रिएंट का बहुत एग्जॉस्ट करता है। जैसे आपका राइस है, व्हीट है, मेज़ है, ये सब एग्जॉस्टिव क्रॉप में आते हैं। अगर आप इसको ग्रो करोगे तो सॉइल की फर्टिलिटी है वो डाउन हो जाती है, इसलिए इसको एग्जॉस्टिव क्रॉप भी बोलते हैं। उसके बाद जो फैक्ट्स है, ओरिजिन ऑफ मेज, तो याद रखिएगा मैक्सिको। और तो थोड़ा बहुत हम डिस्कस करते हैं क्या होता है सेंटर ऑफ ओरिजिन। याद रखिएगा ये सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होता है, एक जियोग्राफिकल एरिया होता है वेयर ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये में भी ग्रुप हो सकते हैं, तो आइदर डोमेस्टिकेटेड और वाइल्ड फार्म फर्स्ट डेवलप इट्स डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज। मीन्स कोई ऐसा जियोग्राफिकल एरिया है मान लीजिए, और वहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी एक डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है। मतलब मान लीजिए राइस है, तो इसी एरिया में उसने एक डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी, राइस मीन्स सीरियल, रियलाइज किया गया कि ये एक सीरियल क्रॉप है इस एरिया में। तो इस एरिया को क्या बोलेंगे हम, सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ राइस बोलेंगे। एंड दे आर ऑल्सो कंसिडर सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, या कह सकते हो कि वहाँ पर उस क्रॉप्स की डाइवर्सिटी खूब होगी, तो उसको सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी बोलते हैं। सेंटर ऑफ ओरिजिन वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय इन 1924 बाय एन वेविलोव। याद रखिएगा 1924 में एन वेविलोव ने सेंटर ऑफ जो है ओरिजिन को आइडेंटिफाई किया। और अब तक आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिफरेंट सेंटर ऑफ ओरिजिन है, जिसमें चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया भी है, इथोपिया है, इराक है, तुर्की है, मेडिटेरेनियन है, मिसो अमेरिका है, एंड्स है। और ये सब जो एरिया जो दिया हुआ ये सेंटर ऑफ ओरिजिन है। और इसको जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था वो हैं जो साइंटिस्ट, वो हैं एन वेविलोव। तो ये याद रखिएगा सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या जियोग्राफिकल एरिया है जहाँ पर उसकी डाइवर्सिटी खूब होगी और वहाँ पर वो डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा, आइदर डोमेस्टिकेटेड और नेचुरली। ठीक है, फिर बात कर रहा है ओरिजिन ऑफ सोयाबीन, तो यह चाइना है। ओरिजिन ऑफ टोबैको, ये भी मैक्सिको है। तो मेज और टोबैको दोनों का क्या है, मैक्सिको है। उसके बाद द स्टेट एज हैविंग द हाईएस्ट एरिया अंडर समर मेज, तो याद रखिएगा वो क्या है, आपका बिहार में सबसे ज़्यादा समर मेज ग्रो किया जाता है। तो ये सब थी अबाउट द डिफरेंट फैक्ट्स आई ट्राइड, मैंने यहाँ पर ट्राई किया कि आप लोगों को इसको थोड़ी बहुत बेसिक दे के इसको कोशिश करूँ कि आप लोगों को इसको मेमोराइज कर सकें और आप समझ सकें इसके क्या बेसिक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों ने इसको पसंद किया होगा। इसलिए आप जो भी फीडबैक देना चाहते हैं आप इस कमेंट बॉक्स में फीडबैक अपना दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी कहिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके।